आज भी जाति जनगणना का कोई दलित और आदिवासी कोई विरोध नहीं कर रहा है। इनफैक्ट पिछड़ों से ज्यादा सड़क पर आके जाति जनगणना का समर्थन कर रहा है, पिछड़े वर्ग के आरक्षण का समर्थन कर रहा है। तो पहला मैंने सिखाया है, जो ब्राइट बच्चे हैं उसको मैं मना करता हूं कि नौकरी वोकरी के चक्कर में न रहिए, ज़्यादा मन है तो बिजनेस मैनेजमेंट करो, सीखो, कुछ इंडस्ट्री लगाओ, बढ़िया वकील बनो। राम जेठमलानी, प्रशांत भूषण वकील है हमारे समाज में? नहीं। आडंबर पाखंड में जितने हमारे दोस्त यहां बैठे हुए, खासतौर से महिलाएं, जितना कर्मकांड, आडंबर, आलतू फालतू का काम है, उस सबको हटाओ और ज्ञान विज्ञान को अंदर लाओ। हम लोग कितना मजा आता है, कोई भाषण देगा आके, यो ब्राह्मण को यूरोशिया भेज दो, खूब अच्छा गुदगुदी लगता है, इतना बढ़िया है। जैसे इलेक्शन के टाइम में जाता है दलितों में, हमारे लोगों में, अब बोलता है कि मुसलमान अभी पाकिस्तान जाने वाला है और पाकिस्तान जाएगा तो ये नवाब साहब का, मौलवी साहब का जो हवेली है, जमीन है, जमींदारी है, सब तुम्ही लोग को मिलने वाला है। हमारे लोग खुश हो जाते हैं कि बाप रे, रात में सपना देखते हैं कि नवाब साहब के हवेली में हम एकदम बढ़िया पलंग पे, कितना लग्जरी बेड पे सोए, सपना देख रहा है। वो एक फिल्म आई थी ड्रीम गर्ल, उसी तरह उसका एक दलित एडिशन है। पूछिए जो कह रहे हैं कि मुसलमान को पाकिस्तान भेज देंगे, हमारे बिहार के गिरिराज सिंह है, बहुत हल्ला करते हैं। एक भी मुसलमान को पाकिस्तान भेजो, पहले ये बताओ। ये सब नारे हैं पोलराइज करने के लिए, उसका दलित एडिशन है। दिन भर चिल्लाते रहेगा कि ब्राह्मण को विदेश भेज देंगे। अरे रहने को घर नहीं, सारा जहां हमारा, अपना खाने का ठीक ही नहीं है, रहने का ठीक ही नहीं है, कैसे भेजोगे जरा बताओ मुझे। तो नहीं बताएंगे, नहीं भाषण देंगे, और हमारे लोग ऐसे लोगों के छलावा में फंस जाते हैं। एक शिक्षक का काम होता है, एक शोधार्थी का काम होता है, अपने समय के जलते हुए प्रश्न पर अपने विचार रखना, उसकी समीक्षा करना। मैं पूरे भारत के जितने नेता घूम रहे हैं, बता दे, अपना नौकरी तो बचा नहीं पा रहे हो यार। एक बच्चा के लिए स्कूल तो खोले नहीं, एक अखबार है नहीं, एक टेलीविजन है नहीं, एक संस्थान है नहीं, और देश पर हुकूमत कैसे कर लोगे यार? ख्वाब देख रहे हो क्या? जो बाबा साहब अकेले लड़के इतना दे गए, उसको तो बचा ही नहीं पाए। हम किसी व्यक्ति को हुक्मरान नहीं बनाना चाहते, किसी व्यक्ति को नहीं बनाना चाहते। हम समाज को और आने वाली पीढ़ियों को हुक्मरान बनाना चाहते हैं। अगर समाज में चेतना आ जाए तो नेता तो अपने आप ठीक रहेगा। नेता कहां जा रहा है? मैं आप सबके बीच आया हूं भावी पीढ़ी का लीडर तलाशने, डीलर नहीं। मंच पर हमारे मित्र सूरज मंडल साहब, डॉक्टर रिजवान साहब, अभय, अंजू बाला, डॉक्टर अंजू बाला, और सभागार में जितने साथी, दोस्त, बच्चे, आप सबको जय भीम, जोहार। राजनीति में ज़्यादा हमारे लोगों की दिलचस्पी होती है। राजनीति तो वैसे राजनीति से ज़्यादा दिलचस्पी वैसे भाषणों में हमारे लोगों की होती है जिसमें मज़ा आए, पूरा है ना, गुदगुदी लगे, थोड़ा सा आनंद आए। बहरहाल मैं कहीं जाता हूं तो जिस तरह के मंच होते हैं उसी के हिसाब से मैं अपना बातचीत तैयार करके जाता हूं कि जिस तरह का ऑडियंस है, जैसे लोग हैं, जनसभा में जब जाना हो तो उसकी बातचीत कुछ अलग होती है। लेकिन आप जैसे पढ़े लिखे लोग, यूनियन के लोग, रेलवे जो कर्मचारी है, अनुसूचित जाति जनजाति रेलवे कर्मचारी संघ, दक्षिण पूर्व रेलवे और अंबेडकर जयंती आयोजन समिति रांची,
तो पढ़े लिखे लोगों के बीच जाने पे मुझे लगता है कि थोड़ी सी गंभीर बातें होनी चाहिए। तो यहाँ आने से पहले मैंने डॉक्टर अंबेडकर के 3 भाषण मैंने तलाशे, और 3 भाषण बोल नहीं पाऊंगा क्योंकि उसको बोलने में, समझने समझाने में तकरीबन 1.5-2 घंटे समय लगेंगे, तो उतना नहीं बोलूँगा, लेकिन एक भाषण जरूर बातचीत करूँगा। और 3 भाषण में मैं पहले बता देता हूँ कि 12-13 फरवरी 1938 को मनमाड़ में रेलवे कामगार यूनियन के बीच उन्होंने भाषण दिया था। 2 दिन का प्रोग्राम था, तो मुझे लगा कि रेलवे ऑफिसर्स कर्मचारी के बीच बोलने जा रहा हूँ, तो बाबा साहब ने रेलवे कर्मचारियों को क्या कहा था वही याद दिलवा देता हूँ, और उसके बाद अपने संदर्भों में उसको फिट करना है, क्योंकि 38 का है तो ये 62 और 22 84 साल पहले का भाषण है। तो काल और संदर्भ को बदल के इसको समझना है, अपने युग के हिसाब से उस भाषण को समझना है। एक मैंने ये तैयार किया था। दूसरा जो था वो था 8 से 17 सितंबर 1943 को दिल्ली में इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर का एक वर्कशॉप हुआ था। उसका एक वैलिडिक्टरी स्पीच डॉक्टर अंबेडकर ने दिया था, उसका नाम है वर्किंग क्लास एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, मजदूर और संसदीय लोकतंत्र, ये भाषण है। और तीसरा जो है, संदर्भ बता देता हूं, बाकी आप किताब से ढूंढ के पढ़ भी लेंगे। तीसरा जो दिलचस्प है वो राजनीति को लेकर है, और 19 जुलाई 1953 में 1953 में मराठवाड़ा शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का एक कार्यक्रम था, वहां पे दिया गया भाषण है। और जिन लोगों की दिलचस्पी राजनीति में है और राजनेता कैसा होना चाहिए, एक राजनीतिक कार्यकर्ता को कैसा होना चाहिए, उनको ये भाषण जरूर पढ़ना चाहिए और उनको समझना चाहिए। दुर्भाग्य की बात यह रही कि हमारे जितने पढ़े लिखे लोग रहे, मैं आज़ादी के बाद से मैं कह रहा हूं, और आज भी राजनीति एक खाली चुनाव नहीं है, एमएलए एमपी बनना नहीं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये भी राजनीति है। तो राजनीति इतना गंभीर विषय है, उसके बारे में जानना चाहिए। और दुर्भाग्य मैंने पहले इसलिए कहा कि हमारे जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो पूरी जिंदगी सबसे ब्राइटेस्ट, द क्रीम ऑफ द सोसाइटी, पूरी जिंदगी वो लगा देते हैं बाबू बनने की तैयारी करने, चाहे यूपीएससी हो, पीसीएस हो, चाहे कोई भी नौकरी हो, पूरी जिंदगी लग जाती है। अभी भी आप अपने बच्चों की तैयारी वही करवा रहे हो। पहले तो यूपीएससी का 1500 वैकेंसी आता था, तो चलिए 150-200 हो जाते होंगे, अब तो 700-800 आता है। तो 10 नौकरी है और उसके पीछे हमारे सारे ब्राइट यंगस्टर पूरे भारत भर का लगा हुआ होता है कि हम आईएएस ही बन जाएंगे। और इतना बढ़िया 5-10 साल एज रिलैक्सेशन दे दिया है कि बेटा अगर बन गए तो बन गए, और नहीं बने तो 35-40 साल तक पिताजी के ढाबा में खाते रहो, और उसके बाद नहीं हुआ तो किसी काम के नहीं रहोगे। ठीक कह रहा हूं? नहीं तो सारे लोग बाबू बन गए तो नेता कौन बना? जब ब्राइट लोग सारे अफसरशाही में चले गए तो नेता आपके समाज का, बड़े बड़े जो भाषण भी देते हैं बड़े बड़े लोग, आपके समाज का जो सेकंड ग्रेड जो सिटीजन था वो सब नेता बना। तो आप जो है अपने हक, हकूक, स्वाभिमान, अधिकार की रक्षा किससे उम्मीद कर रहे हो? आप लोग के बहुत सारे संगठन हैं पूरे देश भर में, ऐसा नहीं कि संसाधनों की कमी है। जब अपनी नौकरी ही नहीं बचा पा रहे हो, जो सवाल खड़े कर रहा हूं, हजारों संगठन होंगे कर्मचारियों के, कई बाम सेव के कई गुट हैं, कई बहुत सारे बाम सेव हैं,
जो मूलतः कर्मचारियों का संगठन है। जब निजीकरण हुआ, जब बिक रहा है सब कुछ, तो जब अपनी नौकरी नहीं बचा पा रहे हो तो देश में क्रांति क्या कर लोगे भाई, ये बता दो हमें। यहीं से शुरू करता हूं। जो रफ्तार, जिस रफ्तार से इस गवर्नमेंट में निजीकरण की रफ्तार पकड़ी है, अब 100 लोग रिटायर होते होंगे तो मुश्किल से 10 लोगों को नौकरी मिल रही होगी, मुश्किल से, ठीक कह रहा हूं। बाकी ठेकेदारी आपके यहाँ आ गया है, पार्लियामेंट के अंदर भी ठेकेदारी आ गया है। वैसे नेता लोग भी आजकल ठेका पे ही काम करते हैं, ठीक है। वो बड़े बड़े, किसी अडानी का ले लिया ठेका, किसी ने अंबानी का ले लिया, किसी ने किसी और का ले लिया, तो ये ठेकेदारी पे चल रहा है। तो 10 साल बाद जो सरकारी नौकरियां, रेलवे इज द मोस्ट पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस कंट्री, भारत का सबसे शक्तिशाली ऑर्गेनाइजेशन, अलग बजट आता है रेलवे का, सोचिए, अलग बजट आता है। तो अगर निजीकरण की रफ्तार यही रही तो 10 साल बाद जो नौकरी है वो जीरो बैलेंस पे आ जाएगा। तो जितना हवाई ख्वाब देख रहे हो सब लोग, हम सब, बेटी का शादी करने के लिए सरकारी नौकरी वाला नहीं मिलेगा लड़का, बताओ सही कह रहा हूं कि नहीं, ठीक कह रहा हूं? बनते रहना साहब, मिलेगा ही नहीं, नौकरी ही नहीं रहेगी। तो जो फंडामेंटल सवाल है उसका जवाब इन भाषणों में डॉक्टर अंबेडकर ने दिया है। संगठन बनाना कोई खराब बात नहीं है, लेकिन कुछ ज्यादा ही संगठन हो गया है। मुझे लोग कहते हैं कि आप संगठन क्यों नहीं बनाते, हम पहले आपस में निपट लो, 10 साल इंतजार कर लेता हूं, मुझे कोई हड़बड़ी नहीं है। 10 साल तक बोल बोल के सुनाता रहूंगा यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, और जब नहीं निपटेगा तो 10 साल बाद, अभी जो 20 साल के बच्चे मुझे सुन रहे होंगे, 10 साल बाद 30 साल के होंगे, तो कुछ लीडर उसी में से निकालेंगे, बना लेंगे संगठन, क्या दिक्कत है। तो मैं आप सबके बीच आया हूं भावी पीढ़ी का लीडर तलाशने, डीलर नहीं, भावी पीढ़ी का लीडर। और लीडर का मतलब सिर्फ चुनावी लीडर नहीं होता है, लीडर का मतलब इंटेलेक्चुअल लीडर भी होता है, हिस्टोरियन होता है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट होता है, जर्नलिस्ट होता है, लॉयर होता है। तमाम ऐसे लोग आपके समाज में हैं, कितने? इकोनॉमिस्ट, सीए, इंडस्ट्रियलिस्ट, हिस्टोरियन नहीं है ना? तो हुक्मरान कैसे बनोगे? राज सत्ता पे कब्जा कैसे करोगे? अगर कर भी लोगे, सपोज अभी रिजवान भाई कह रहे थे, झारखंड की बात कह रहे थे, ये कर भी लोगे तो जो सांस्कृतिक वर्चस्व है वो आपका है ही नहीं, उन्हीं के जाके फील्ड में खेलोगे। तो खेलोगे तो क्या होगा, तब भी नहीं बचोगे। हम किसी व्यक्ति को हुक्मरान नहीं बनाना चाहते, किसी व्यक्ति को नहीं बनाना चाहते, हम समाज को और आने वाली पीढ़ियों को हुक्मरान बनाना चाहते हैं। अगर समाज में चेतना आ जाए तो नेता तो अपने आप ठीक रहेगा, नेता कहां जा रहा है। लेकिन नहीं, हमारा समाज भी बहुत दिग्भ्रमित है। और पिछले, मैं इतिहास का छात्र हूं और इसीलिए बाबा साहब को पढ़ पढ़ के बताता हूं। बिना पढ़े हुए, बिना समझे हुए 2-2 घंटा, 3-3 घंटा भाषण चल रहा है और फालतू के काम में पूरे समाज की पूरी ऊर्जा जा रही है, फालतू के काम। आप मुझे ये बता दो खाली, मैं पूरे भारत के जितने नेता घूम रहे हैं, बता दे, अपना नौकरी तो बचा नहीं पा रहे हो यार। एक बच्चा के लिए स्कूल तो खोले नहीं, एक अखबार है नहीं, एक टेलीविजन है नहीं, एक संस्थान है नहीं, और देश पर हुकूमत कैसे कर लोगे यार? ख्वाब देख रहे हो क्या? जो बाबा साहब अकेले लड़के इतना दे गए, उसको तो बचा ही नहीं पाए।
तो ये मुगालते में मत रहिए। और मैं भाषण देता हूँ और आधा घंटा 40 मिनट बोलता हूँ, तो मुझे कोई शौक नहीं लगा हुआ है कि दिल्ली से चलकर आऊँ और आधा घंटा बोलने के लिए 2 दिन पूरी परेशानी और थकावट भी होती है। मेरी कोई शनिवार रविवार छुट्टी नहीं होती। तो इसलिए नहीं कि आप सुन के अच्छा भाषण दिए और जाके सो जाए। हमारे यहाँ फिल्म एक्टर नहीं है, कोई म्यूजिशियन नहीं है, कुछ नहीं है, कल्चरल लेवल पे कुछ नहीं है साहब। खाली सबको जो नशा चढ़ा है, नशा नेता बनने का, सबको कुर्ता पजामा और जूता सब वाइट चाहिए। अरे मुझे चाहिए टी शर्ट वाले नेता चाहिए, मुझे फैब इंडिया वाले ब्रांड नेता चाहिए। आप लोग अपने बच्चा को लीडर नहीं बनाना चाहते। जो समाज पूरा का पूरा शिक्षित समाज ही अपने आने वाली जनरेशन को गुलाम और नौकर बनाने की ट्रेनिंग दे रहा हो, वो समाज कभी लीडर, कभी हुक्मरान नहीं बन सकता है। बाईस साल होते हैं, सबको बेटा बेटी को नौकरी कराना है, लाइफ सेट कर देना है। लाइफ सेट मतलब नौकरी कर देना है, शादी कर देना है, एक बढ़िया घर और एक बढ़िया कार हो जाए तो बोला लाइफ सेट हो गया। ठीक है? अरे सेट तो होता है, बजड़ी रोड़ी सीमेंट सेट होता है जब मकान बनते हैं, वो तो मतलब मसाला सेट हो गया। तो ये तो मर गया 22 साल में ही दफनाया जाएगा 80 साल में, किसी काम का नहीं रहा, सेट हो गया। तो एक इंसान कभी सेट नहीं होता है, उसका दिमाग काम करते रहना चाहिए, उसको सही और गलत में डिफरेंस करना आना चाहिए, भेद करना आना चाहिए। तो नहीं, हमारा घर सेफ छोड़ो, अब भगत सिंह बगल वाले घर में क्यों एक रतनलाल और सूरज मंडल ही घूम घूम के बोलते रहेंगे? क्या रांची से नहीं बोलेंगे लोग? लेकिन इसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है, कीमत। अभी मैं कह रहा था अभय से, यहाँ कुंजी छाप के अब पर्ची छाप के प्रोफेसर और डीन और वाइस चांसलर जिस देश में बनता और 10-10 किताब प्रकाशित करके 2-1.5 दर्जन लेख लिख के रिसर्च आर्टिकल और सैकड़ों लेक्चर देके जब 5 साल से मेरा ही प्रमोशन रोका, छुट्टी नहीं मिल रहा हो, लंदन जाना हो लेक्चर देने तो भारत सरकार उसमें पेच लगा देती हो। तो ये व्यक्तिगत कीमत हम लोग अपने करियर का किसके लिए चुका रहे हैं? क्या दिल्ली विश्वविद्यालय में या भारत सरकार से या दिल्ली पुलिस से या DU के वाइस चांसलर से मेरे संपत्ति, निजी संपत्ति का कोई झगड़ा है क्या? मेरे पिताजी की संपत्ति का झगड़ा है क्या? नहीं। तो इतने मुकदमे हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक जो लड़ रहे हैं, ये क्यों लड़ रहे हैं? न जमीन का झगड़ा है, न संपत्ति का है, न डिवोर्स केस है, कुछ नहीं। वो इसलिए लड़ रहे हैं कि एक शिक्षक का काम होता है, एक शोधार्थी का काम होता है अपने समय के जलते हुए प्रश्न पर अपने विचार रखना, उसकी समीक्षा करना। और यही काम मैं कर रहा हूं आपके लिए, यही काम कर रहा हूं लगातार कई वर्षों से। तो काम कर रहा हूं समाज का, कीमत चुका रहा हूं व्यक्तिगत। क्या समझे? काम कर रहा हूं समाज का और कीमत चुका रहा हूं व्यक्तिगत। इससे मानसिक तनाव भी होगा, एंजाइटी भी होगी, लेकिन नहीं, इसके साथ रहना हमने सीख लिया है। अंबेडकर साहब को पढ़ते पढ़ते ये एहसास मुझे हो चुका है कि 2 ही तरह के लोग होते हैं। एक स्पाइनलेस, जिसमें कोई स्वाभिमान नहीं होता है, वो सब जाके अपने बॉस के सामने सरेंडर कर जाते हैं। और एक वैसे लोग होते हैं जो आंख में आंख मिलाकर बात करते हैं और बोलते हैं हाउ डेयर यू। तो जो ऐसे बोलते हैं, देखिए एक
एक अंग्रेजी में कहावत है, नोबडी किक्स अ डेड हॉर्स, कि मरे हुए घोड़े को कोई लात नहीं मारता। तो कीमत तो चुकानी पड़ेगी, क्योंकि मैं डेड हॉर्स हूं नहीं, हमारे जैसे लोग जो भी हैं। तो समाज का जो है कीमत हम लोग व्यक्तिगत चुकाते हैं। लेकिन इस समाज को दिक्कत क्या है, अभी जागरण होगा, ठीक है, अभी साधु पुजारू बनते आएंगे, उस पे बहुत खर्चा कर देगा, लुटा देगा। ठीक कह रहा हूं नहीं? Am I right or wrong? और इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी क्या चाहिए? फ्री का चाहिए, नहीं चाहिए? क्या कह रहे हैं? हाँ, मुफ्त में चाहिए। कि लोग, हमारे समाज का लोग समझता है कि सोचना, लिखना, पढ़ना कोई काम है, तो सोच ही सकते हैं। तो इंटेलेक्चुअल शिक्षक फ्री में चाहिए, उस पर ये समाज कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। रिसर्च पर, एनालिसिस पर कोई इन्वेस्ट नहीं करता है। ठीक कह रहा हूं? ठीक कह रहा हूं? तो जो समाज रिसर्च और डेवलपमेंट पर, इंटेलेक्चुअल लीडरशिप पर जो समाज इन्वेस्ट नहीं करेगा, तो जो मिला था वो चला गया। Am I right or wrong? कोई आप लोग सीरियस काम, अखबार में लिखना, सोचना, सवाल खड़े करना, और आपके माध्यम से पूरे देश की आवाम को यह बात कह रहा हूं, अगर सोचना, बोलना, अगर लिखना, पढ़ना इतना आसान काम होता तो ये समाज डॉक्टर अंबेडकर और भी पैदा कर लिया रहता। क्यों नहीं कर पाए? क्यों नहीं कर पाए? तो ये सारे सवाल आपके बीच में उठाना जरूरी है। आप बोले शिक्षित बनो, ब्राह्मण को आप गाली देते रहिए, ऊर्जा वेस्ट कीजिए, वो तो सबसे ज्यादा इन्वेस्ट शिक्षा पर करता है। आपने ऐसा नहीं है कि संसाधन दिए नहीं। इस देश के कर्मचारियों ने, SC/ST कर्मचारियों ने जितना संसाधन दिया इन संगठन वालों को, बड़े बड़े संगठन वाले घूमते फिरते हैं, हर समय 5 आदमी आएंगे, कूपन पकड़ा देंगे। जितना संसाधन दिया उतना में तो एक द्वीप खरीद के देश बना लिया रहता। लेकिन नहीं, भाषण सुनने में अच्छा लगता है, किसी को विदेश भेज रहा है, किसी को कुछ कर रहा है, एकदम सपने दिखाता है कि संसद के गुंबद में बैठा हुआ हुकूमत कर रहा है अफगानिस्तान पर। ये सपने हैं, सपने हैं, जो सपने रात में आपको गुदगुदाते हैं कि एकदम हुक्मरान बन रहे हैं। हुक्मरान बनने का उसको मीनिंग भी नहीं पता होगा, मीनिंग भी नहीं होगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने बन सकते हैं? 130-31। पूरे देश के विधानसभाओं को मिला दें तो कितने MLA बन सकते हैं? 2000 मान लीजिए। अगर हम चाहें कि जितना ये बहुसंख्यक समाज है इसमें से 5000 अरबपति बनाए तो ये बन सकता है? बन सकता है ना भाई? 2100 MLA MP सब बना के मिलेगा। लेकिन ये मार्केट, ये स्पेस ओपन है कि 5000 अरबपति हम बना सकते हैं। तो इसकी तैयारी है क्या? तो असली हुक्मरान कौन है? आप नेता बन के जाओ, उधर से आएगा अडानी, बोला 10 MP लेना है, लाओ, खरीद के लाओ इधर, है? तो रियल पावर कहाँ है? उसमें ध्यान ही नहीं है। मैं एक प्रोग्राम में था, मैंने कहा कि आपको 10 टिकट लोकसभा का दे रहा हूं, और एक ऑप्शन ये है कि सभा में जितने लोग बैठे हैं उस सबको करोड़पति बनाना है। कौन सा ऑप्शन लेंगे आप? तो उन्होंने कहा हम समाज को टेस्ट करते, थर्मामीटर। कहा कि हम 10 सांसद का टिकट चाहिए मुझे। मैंने कहा कि मैं तो ऐसा बनाना चाह रहा था कि जब भी आप पर्स खोले तो उसमें से 10 सांसद निकले, जब भी जेब खोले तो 10 सांसद निकले। लेकिन इसमें दिलचस्पी नहीं है।
आर्थिक अबूदारीकरण हो चुका है, पूंजीवाद आ चुका है, कोई मुगालते में मत रहिए। रेलवे में भी कॉन्ट्रैक्चुअल काम सब शुरू हो गया, तो जहां हजार हजार करोड़ का ठेका मिल रहा है, तो अपने बच्चों को आर्किटेक्ट क्यों नहीं बनाए, ठेकेदार क्यों नहीं बनाए, बिल्डर क्यों नहीं बनाए? क्यों नहीं बनाए? कौन बनाएगा उसको? बनाए 10 साल 15 साल तैयारी होगी। तो ये होमवर्क नहीं करेंगे तो 10 साल बाद, ठीक 10 साल नोट कर लीजिएगा, आज क्या है 23, 35 से 40 के बीच मान लीजिए, वो जितना बढ़िया बढ़िया कोट टाइप पहन के घूम रहे हैं सब उतर जाएगा, खेत में काम करेंगे, बीबी और शुगर सब ठीक हो जाएगा। नहीं ठीक, सब तबीयत ठीक, नेचर के पास चले जाएंगे, तबीयत सब ठीक हो जाएगा। नहीं, अभी ये सब तो बीपी शुगर ये सब तो राजयोग है, कंफर्ट में रहने का योग है। जब खेत में फिर हल चलाएंगे, मजदूरी करेंगे, तो सारा कुछ एकदम सही लाइन पे आ जाएगा। बोला कि दलितों जाओ प्रकृति के पास रहो। सूरज जी ने कितना बढ़िया कहा, अमृत और विष काल है। अब तो ये घोषणा हो चुकी है कि अमृत किसका है और विष किसका है। 21वीं सदी में अमृत किसका है और घोषणा हो चुकी है। आपके हिस्से में विष ही विष आ रहा है, नहीं आ रहा है? सारे निजीकरण, ठेका, इवन सुलभ इंटरनेशनल का ठेका भी पंडित जी लेते हैं? तो बचा क्या है? रोड पे झाड़ू लगाना, मजदूरी करना, यही तो बचने वाला है। अभी भी समाज जागा नहीं है। 500-200 वोट, अभी क्या है सबसे बड़ा खतरा इस देश को? डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि अगर ये भारत कभी हिंदू राष्ट्र बनता है, हिंदू राष्ट्र नहीं, ये जनेऊ राष्ट्र हम बोलते हैं, तो ये सबसे बड़ा अभिशाप होगा। सबसे बड़ा खतरा क्या है? आरएसएस बीजेपी कंबाइंड, इससे जो है मुक्त कराना है, यही बड़ा खतरा है। पूरा फॉर्मूला डॉक्टर अंबेडकर ने दिया था इसमें, और पहले इसको बोलते थे ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, GIP। मनमार में उनका भाषण है, करीब 2 दिन का है, युवा सम्मेलन है, महिला सम्मेलन है, और कह रहे हैं, जो बात मैंने बैकग्राउंड में बता दी, कह रहे हैं कि सम्मेलन पहले भी हुए हैं, लेकिन यह सम्मेलन, मनमाड़ सम्मेलन, एक अर्थ में अनूठा है और पहला है कि इसमें आर्थिक मुक्ति के दस्तावेज हैं। समझ रहे हैं कि दलित वर्गों ने अब तक मुख्यतः सामाजिक शिकायतों के निवारण के लिए आंदोलन किया है, उन्होंने अपनी आर्थिक शिकायतों के निवारण के लिए शुरुआत नहीं की है। यह पहला मौका है जब अपने आर्थिक प्रश्नों पर हम मिल रहे हैं। हम लोग कितना मजा आता है, कोई भाषण देगा आके, यो ब्राह्मण को यूरोशिया भेज दो, खूब अच्छा गुदगुदी लगता है, इतना बढ़िया है। जैसे इलेक्शन के टाइम में जाता है दलितों में, हमारे लोगों में, अब बोलता है कि मुसलमान अभी पाकिस्तान जाने वाला है, और पाकिस्तान जाएगा तो ये नवाब साहब का, मौलवी साहब का जो हवेली है, जमीन है, जमींदारी है, सब तुम्ही लोग को मिलने वाला है। हमारे लोग खुश हो जाते हैं कि बाप रे, रात में सपना देखते हैं कि नवाब साहब के हवेली में हम एकदम बढ़िया पलंग पे, कितना लग्जरी बेड पे सोए, सपना देख रहा है। वो एक फिल्म आई थी ड्रीम गर्ल, उसी तरह उसका एक दलित एडिशन है। पूछिए जो कह रहे हैं कि मुसलमान को पाकिस्तान भेज देंगे, हमारे बिहार के गिरिराज सिंह है, बहुत हल्ला करते हैं। एक भी मुसलमान को पाकिस्तान भेजो, पहले ये बताओ। ये सब नारे हैं पोलराइज करने के लिए, उसका दलित एडिशन है। दिन भर चिल्लाते रहेगा कि ब्राह्मण को विदेश भेज देंगे। अरे रहने को घर नहीं, सारा जहां हमारा, अपना खाने का ठीक ही नहीं है, रहने का ठीक ही नहीं है, कैसे भेजोगे जरा बताओ मुझे। तो नहीं बताएंगे, नहीं भाषण देंगे, और हमारे लोग ऐसे लोगों के छलावा में फंस जाते हैं। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं कि सामाजिक आंदोलन की बात सही है, अमूर्त में जो है अपने एनर्जी को खत्म मत कीजिए।
आर्थिक मुक्ति कहाँ है? कहाँ है आपके अरबपति? कहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट? कहाँ है उद्योगपति? कहाँ आप एम्प्लॉयर हैं जहां 1000 5000 लोगों की नौकरी दे रहे हैं? मैं तो एक अदना सा शिक्षक हूं, पढ़ाता हूं, रिसर्चर हूं। पूरे अम्बेडकरनामा में मैंने दलित करोड़पतियों और अरबपतियों का पूरा स्टोरी बनाया है कि देखो, सीखो, कुछ ध्यान खोलो। सरकारी बाबूपन के खीरा चोरी के आरोप में 10 रुपया में पकड़ा के जेल घुस जाता है। बताओ, हीरा चोर लंदन घूम रहा है उधर, ये सब खीरा चोरी 10-20 रुपया में पकड़ लेता है। उससे बढ़िया एम्प्लॉयर बनो। ये ट्राइबल स्टेट है। इस मंच से मैं आह्वान कर रहा हूं हेमंत सोरेन को कि छोड़ो, पहले ट्राइबल को ही तुम ठेका में आरक्षण दे दो पूरा तबियत से। ये 500-500 करोड़ का ठेका जो है हम ट्राइबल को देंगे। यहां सीआईडी वाले बैठे होंगे, कोई मैसेज कर दीजिएगा रिकॉर्ड में कि दो ना भाई ठेका में आरक्षण। पूरे संसाधन पे, खनिज पे, झारखंड के खनिज पर किसका कब्जा है? अब तो आपकी सरकार है, हुकूमत है। एक अच्छा काम किया था कि कुछ बच्चों को विदेश भेजने का जो है इंतजाम किया था। अम्बेडकरनामा से 2 बच्चे हम विदेश पढ़ा चुके हैं। एक को लंदन में LLM कराया, 25 लाख दिया उसको। एक को जर्मनी में कराया, 16 लाख। एक बच्ची को लेदर टेक्नोलॉजी पढ़वा रहे हैं कलकत्ता में, 5.5 लाख उसको भी दिया। आप यहां से घोषणा कर दीजिए कि हम 200 बच्चों को ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड में पढ़वाएंगे। क्या दिक्कत है? फुल स्कॉलरशिप। अरे यही ट्राइबल बच्चे, दलित बच्चे इकोनॉमिस्ट बने। अमर्त्य सेन अपने समाज में नहीं चाहिए? अमर्त्य सेन है तो बनता नहीं है। इंटेलेक्चुअल्स तैयार नहीं होते हैं, लीडर अपने आप बाय नेचुरल नहीं होते, उसको तैयार करना पड़ता है। ये सोशली, कल्चरली, इकोनॉमिकली कंस्ट्रक्टेड होते हैं। क्यों प्राइवेट स्कूल का बच्चा बढ़िया अंग्रेजी बोलता है? क्योंकि उसको ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये आह्वान शिक्षा पे बल दे रहा हूं कि अपने बच्चों को, भाई अब है जरा मेरा मैसेज पहुंचवा देना। जिस तंतु जाल में फंसे हुए हैं जरा बाहर निकलिए, अपने ही लोग का भला करिए पहले। चलिए, डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं कि सामाजिक आंदोलन के मायने होते हैं और इसका लाभ यह हुआ कि हमें राजनीतिक शक्ति प्राप्त हुई। पूना पैक्ट के बाद रिजर्वेशन लागू हुआ ना। अभी पूना पैक्ट के प्रावधान भी जो है ना, अच्छे से जो हमारे भाषणबाजों को पता नहीं। वो पृथक निर्वाचन क्षेत्र के लिए था ना, लेकिन क्या जब रिजर्वेशन लागू हुआ तो खाली पृथक निर्वाचन क्षेत्र में लागू हुआ? खाली चुनाव में लागू हुआ? पॉलिटिकल रिजर्वेशन लागू हुआ? नहीं। ये सरकारी या जो इतना बड़ा मिडिल क्लास तैयार हुआ है, बैंक, PSU, रेलवे, सब जगह लागू हुआ। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सब जगह लागू हुआ। लेकिन कुछ लोगों का अभी सिलेबस 1932 से आगे नहीं बढ़ा है। भाई आगे पानी निकल चुका है। अब अगले शताब्दी में क्या लड़ाई होगी, स्वरूप क्या होगा, उसकी तैयारी 20 साल 50 साल की तैयारी। RSS अभी पावर में है सेंटर में, तो 90 साल 100 साल तैयारी की। और यहां तुरंत जो है इंस्टेंट नूडल्स, हैव ए किटकैट, है ब्रेक, 2 मिनट में चाहिए एनर्जी। 3-3 पीढ़ियां को लगाना पड़ता है ऐसे। लेकिन उसके लिए खर्चा पानी आप लोग के पास मतलब पूरे भारत के हम ST जो मिडिल क्लास है उनके लिए हम कह रहे हैं। जब एक छोटा सा चैनल 3 बच्चा स्पॉन्सर कर सकता है 1 साल के अंदर, तो सोचिए अगर आप लोग मिले होते और सही दिशा में अगर गई रहती बात, तो आपका अपना विश्वविद्यालय होता, नहीं होता। मैंने कई जगह कहा कि 1 साल अपने अपने घर में अंबेडकर जयंती मना लो और जितने पैसे उसके बचेंगे वो सब उठा के एक जगह इकट्ठा कर लो। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी खोल लोगे उतने पैसे से,
लेकिन बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, शिक्षित बनो। लेकिन कैसे शिक्षित बनेंगे, इसका कोई फॉर्मूला, मोडस ऑपरेंडी नहीं। एक नेता, दलित नेता को मैंने कहते सुना, 85, 95 चिल्लाते रहो, ये सब बेकार की बात है। रियल ग्राउंड में क्या हो रहा है? इतना ही रहता तो अब तक तो हुकूमत आ जानी चाहिए थी। हुकूमत आ भी जाता तो भी नहीं चला पाते, क्योंकि चलाने के लिए जो स्किल चाहिए, राज सत्ता चलाने के लिए जो स्किल और इंस्टीट्यूशन चाहिए, जो संस्थाएं चाहिए, वो आपके पास है ही नहीं। 90 के बाद में समाजवाद आया, मंडल बनाम कमंडल हुआ ना जी। तो आखिर मंडल हारा, कमंडल जीता कैसे? यह हमारे समाज की अब जात जात की पार्टी बनी है। हमारे समाज की दिलचस्पी अब नौकरी को बचाने में नहीं है। हमारे जात का एमएलए बना दो, हमारे जात का एमपी बना दो और मंत्री बना दो। जाएंगे उसके बंगले में रहेंगे तो नीली पीली लाइट देखेंगे तो मजा आता है। बच्चे के लिए स्कूल कॉलेज नहीं चाहिए, नौकरियां नहीं चाहिए, बिजनेस नहीं चाहिए, ठेकेदारी नहीं चाहिए, खाली जात का हमारा अच्छा, कितना बढ़िया लग रहा है। कोई देश का ब्राह्मण बोला है कि इस देश का हुक्मरान बनना है मुझे? बताइए जरा। दिन भर पूरी एनर्जी लगती है सिर्फ गाली देने में। किसी ने कहा है कि हमें हुक्मरान बनना है? नारा देते सुना है? होमवर्क करता है 90 साल, 100 साल, 200 साल, राजा बना देगा अभी को और बोले काम वही करना जो हम बोलेंगे। तो पहले दलित राष्ट्रपति थे, अब ट्राइबल राष्ट्रपति हैं और ओबीसी प्रधानमंत्री है ही। तब क्या चाहिए? तब तो हो गया कंप्लीट। राज सत्ता ही अगर आपका अल्टीमेट ड्रीम है तो वो तो हो चुका है। एक आदिवासी महिला, एक ओबीसी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री है, और क्या चाहिए? हैं? असली हो चाहे नकली, वो बात नहीं है तो ओबीसी है ना, अब तो मान चुका है समाज। तो इसका मतलब है कि सिर्फ वो बनने में मुक्ति नहीं है। ब्राह्मण क्षत्रियों को राज सत्ता देता है कि सेकुलर पावर आपके पास है, सेकुलर पावर आपके पास है, राज सत्ता आप चलाओ, लेकिन उसको चलाने के लिए जो अथॉरिटी चाहिए वो हमारे पास है। अथॉरिटी जब तक राज तिलक नहीं करेंगे राजा नहीं बनोगे। तो राज तिलक लगाने का पावर वहां रहता है। इसलिए जितने शूद्र, अतिशूद्र, पिछड़े, जितने मंत्री मुख्यमंत्री बनते हैं ना, तो उनको लगता है कि यही राज तिलक लगाएंगे, यही अथॉरिटी देंगे, तभी हम माने जाएंगे। तो इसीलिए वो लीला में जो है, जनऊ लीला में वो फंसे रहते हैं। उसी लीला में, चाहे दलित हो, ट्राइबल हो, ओबीसी हो, खास तौर से मैं हिंदी पट्टी की बात कर रहा हूं, उसी लीला में फंसे रहते हैं। चलिए, मुझे लगता है कि अब समय हो गया है, भूख लग रही होगी। अरे अभी है, चलिए। तो डॉक्टर अंबेडकर वाकई कह रहे हैं कि राजनीतिक शक्ति है जिससे समानता और स्वतंत्रता प्राप्त किया जा सकता है, और हमें अधिकार तो प्राप्त हुआ, लेकिन वे हमारे शत्रुओं के जालसाजी तंत्रों तथा स्वयं हमारे बीच के लालची और लंपट व्यक्तियों की स्वार्थपरकता के कारण हमने वो शक्ति गंवा दी। मैं नहीं कह रहा हूं, डॉक्टर अंबेडकर 38 में कह रहे हैं कि हमारे कुछ लालची और लंपट लोगों की वजह से, मालिक मुझे एक टिकट दे दीजिए ना, मालिक टिकट दे दीजिए, है? बाकी हमारे समाज का गला दबा दीजिए चलेगा, मालिक खाली मुझे टिकट दे दीजिए। वो बात कह रहे हैं। आजकल भी यही सब चल रहा है। कह रहे हैं कि जिस शक्ति के पीछे कोई संगठन नहीं होता, जिस शक्ति के पीछे कोई चेतना नहीं होती, कोई कॉन्शसनेस नहीं होता, वह कोई शक्ति होती ही नहीं। अगर कॉन्शसनेस नहीं है, आइडियोलॉजी नहीं है, संगठन आइडियोलॉजी के साथ, तो उस शक्ति का कोई मायने नहीं है।
भारत में तो कितना शूद्रों का शासन रहा। सम्राट अशोक कोई क्षत्रिय थोड़े ही थे, उसके बाद ही बहुत सारे शूद्रों का शासन रहा। शिवाजी भी रहे, तो फिर ब्राह्मणवाद जिंदा कैसे रहा? ये खेल है, ये सोचना पड़ेगा कैसे जिंदा रहा। अभी भी देखिए हमारे पिछड़े प्रधानमंत्री जी ने कितना बड़ा काम किया, राम मंदिर बनवा दिया है। खुश रहिए, अब घंटा उंटा बजाइए, बनवा दिया। कह रहे हैं कि मैं उम्मीद करता हूं, इट वॉज मोर देन 8 डिकेड्स बैक, 84 साल पहले, कि मैं उम्मीद करता हूं कि एक दिन दलित वर्ग संगठित हो जाएंगे और उन्हें जो शक्ति प्राप्त हुई उसके बारे में जागरूक हो जाएंगे। लेकिन क्या है, सीधा उल्टा है। इतने ज्यादा जागरूक हुए दलित वर्ग सब, इसीलिए मैं अभी संगठन नहीं बना रहा, उचित समय पर उचित निर्णय लिया जाएगा। इतने ज्यादा जागरूक हो गए कि 2 आदमी मिलकर 3 पार्टी बना रहे हैं। 2 आदमी मिलकर, एक अकेले अकेले, एक दोनों मिलकर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। पूरे भारत में 29 लाख संगठन कहते हैं लोग हैं। भाई इतने की भी जरूरत नहीं थी। हुक्मरान बनने का भाषण बाबा साहब ने दिया था मद्रास में 24 सितंबर 1944 को, और उसके आगे पीछे राइटर लगा हुआ है। खाली शीर्षक पढ़ के हमारे लोग पागल हो जाते हैं। टाइटल पढ़ लेगा किताब का, किताब के ऊपर लिखा रहेगा कि अब दलित वर्ग हुक्मरान बनने वाला, टाइटल पढ़ के ही भांग पी के नाचने लगता है। उसके आगे पीछे क्या लिखा है ये तो सुन लो। आगे पीछे लिखा है, कम अंडर वन लीडरशिप वन लीडर। तो जब जात जात की पार्टी बना ली है, 2 आदमी मिलकर 3 पार्टी बना रहे हो, तो कहां से वन फ्लैग वन लीडरशिप? बाबा साहब, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर आज बाबा साहब होते तो दलितों के सारे पार्टी को डिसमेंटल कर देते, या बाबा साहब की ही बात ही लोग नहीं मानता, बाबा साहब को ही टर्मिनेट कर देता। अभी जो हालत है अभी देश में, और मुझे लग रहा है राजनीतिक चेतना का होना और राजनीतिक दल बनाना, अगर चेतना नहीं है, विचारधारा नहीं है, तो वो राजनीतिक दल डंडीमार ही होगा, डंडीमार हो। और मैं कई बार एग्जाम्पल देता हूं कि अमेरिका में जो अफर्मेटिव एक्शन आया वो आपके आरक्षण के बाद वहां आया, और इंडिया से मॉडल वो जो है हायर किया गया था। 70 के बाद जो है, क्या रिजवान भाई ठीक कह रहा हूं, आया तो वह ब्लैक सब क्या कह रहा था, सेंसिटाइज हुआ ना, पूरा सेंसिटाइज हुआ। ब्लैक ने नहीं कहा कि मैं राजनीतिक पार्टी बना के हुक्मरान बनूंगा, व्हाइट हाउस पर चढ़ के कब्जा कर लूंगा। उसने कहा कि हमें हिस्सेदारी चाहिए हर संस्थान में, आर्थिक हिस्सेदारी, राजनीतिक हिस्सेदारी। पांव में बेड़ियां लगी थी, उनके पूर्वज वस्तु थे, बाजार में बेचे जाते थे, लेकिन जब एक बार पांव से वो बेड़ियां टूटी तो दुनिया के सबसे बड़े तेज धावक निकले वो। आगे पीछे कोई नहीं है स्पोर्ट्स में। देख लीजिए, फुटबॉल चाहे रेस लगा के देख लो, हॉलीवुड देख लो, हॉलीवुड देखिए, हर सेक्टर में जाके देखिए, आपको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। और जब एक बार मिडिल क्लास, एक इंटेलिजेंसिया तैयार हो गया तो राष्ट्रपति भी बनवा लिया, नहीं बनवाया? तो यहां पे इंटेलिजेंसिया नहीं है, खाली हुकूमत करना है, थिंक टैंक नहीं है। पूछे कि अभी डोकलाम में क्या चल रहा है, इंडो चाइनीज जरा मैटर में बात करनी है, मुझे 2 आदमी निकाल के दीजिए भारत से। कुछ हवा नहीं है कि बांग्लादेश के साथ क्या चल रहा है और लंका के साथ क्या चल रहा है, पाकिस्तान के साथ क्या चल रहा है, कुछ भी आइडिया नहीं। ये
चूंकि नशा चढ़ा दिया ना बहुत दिन से, मुझे बहुत गालियां पड़ती है कि मैं डीपोलिटिसाइज कर रहा हूं। नो, एब्सोल्युटली नॉट, आई एम अ पॉलिटिकल मैन। भारत बंद किसी पार्टी ने किया, हम लोगों ने किया था ना कि नहीं किया था? रोस्टर के आंदोलन पर किया था ना? तो पॉलिटिकल मैन पॉलिटिकल एक्शन लेता है, वो प्रेशराइज करता है पॉलिटिकल पार्टी को और सरकार को, अपने लिए जाके भीख नहीं मांगता है, प्रेशराइज करता है कि समाज के हित में ये डिसीजन लो, ये पॉलिसी बनाओ। ये होता है पॉलिटिकल मैन। टू मच पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस इज वेरी डेंजरस ऑल्सो। इफ यू डोंट हैव अंडरस्टैंडिंग कि हाउ टू मेक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, इसी इतना महामहिम महाबलशाली सरकार में, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व काल में किसान आंदोलन जीता कि नहीं जीता? SC/ST एक्ट को डायल्यूट सुप्रीम कोर्ट ने किया तो जीता कि नहीं जीता वापस? जब रोस्टर को सुप्रीम कोर्ट से हेरा फेरी करने की कोशिश की तो उसका कॉल देने वाले हम ही लोग थे। 3 महीना दिन रात सोए नहीं थे, सूरज गवाए। मुझे प्रोफेसर बनने के लिए था, मैं तो ऑलरेडी हूं, मुझे क्या करना था? किसी MLA MP ने बोला था। जब हम लोग सड़क को जाम किए, लेकिन लोहिया के लाइन है कि जब सड़कें सुनसान हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगा। अपने जात जात के नेता के पीछे मत भागो, और कर्मचारियों में भी जात जात है, मैं जानता हूं ये बात। सब अंबेडकर जयंती मना रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर के जमाने में भी मांग महार चमार पूरा झगड़ा उस समय भी चल रहा था, और 100 साल बाद भी वही हाल है। तो कैसे संगठित होंगे? अगर मेरे अपने घर में अपना खून रिश्तेदार भी अगर हमारे राजनीतिक शत्रुओं के साथ वो रहेगा तो मैं उसको वोट नहीं दूंगा, उसके खिलाफ प्रचार करूंगा, उसके खिलाफ करूंगा प्रचार। क्योंकि सवाल ये व्यक्तिगत मुक्ति का नहीं है। सवाल, रे भाई ठहर जा, ओ ठहरो, सवाल व्यक्तिगत मुक्ति का नहीं है, सवाल समाज और समुदाय के मुक्ति का है। ये नहीं कि आया उधर से बोला कि MP का टिकट लड़ लो तब मालिक प्रणाम, वो नहीं। अरे ऐसे MP आते जाते रहेंगे, बहुत आएंगे गए। 545 MP है। कितने को पहचानते हो आप लोग? कितने को? उससे ज्यादा तो हम ही लोग को भारत में, दुनिया में लोग पहचानता हो तो गया, और क्या चाहिए? है स्टेशन फ्लाइट जहां 2-4 लोग मिल ही जाते हैं, और क्या चाहिए? क्योंकि अगर इमारत मजबूत बनानी हो तो उसका नींव जो है ना, गगनचुंबी इमारत अगर बनाना हो 100 फ्लोर्स का, तो उसकी बुनियाद मजबूत होनी चाहिए। बुनियाद मजबूत होनी चाहिए, तभी जाके इमारत हो। बुर्ज खलीफा ऐसे बनाओगे, उसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, टेक्नोक्रेट चाहिए। ये सब विजन में नहीं, आप लोगों से बात भी नहीं कर रहा हूं, मैं आपके माध्यम से आपके घर में जो बच्चे हैं उनसे बात कर रहा हूं, उसके ड्रीम्स को बड़ा कर रहा हूं। क्योंकि मैं जानता हूं कि माता पिता बहुत ही स्वार्थी किस्म के लोग होते हैं। वो अपना इमीडिएट इंटरेस्ट, तात्कालिक लाभ सोचते हैं। वो कभी नहीं ये सोचते कि हमारे घर में भीमराव अंबेडकर बने, हमारे घर में ज्योतिबा फुले बने, फातिमा शेख बने, सावित्रीबाई फुले बने। क्योंकि एक इंटेलेक्चुअल बनाने में, यकीन मानिए, आप लोगों को सुविधा का आदत है ना, एक एग्जाम पास किया, जिंदगी में प्रमोशन चलता रहेगा। एक CA बढ़िया बनाने में, एक वकील बढ़िया बनाने में, एक डॉक्टर बनाने में 25-25 साल की तैयारी लगती है। 25 साल मतलब ये नहीं 1 से लेकर 25 तक, 25 के बाद 25 साल। 25 बैठा हुआ है रिसर्चर, ये लड़का यहाँ पे, हम लोग सेम हॉस्टल में रहे दिल्ली में। 25 के बाद 25 साल तो कितने हो गए?
45 साल में आकर अगर 25 के बाद 20 साल तक आपने कमर कुर्सी को एक किया, शोध किया, रिसर्च किया, मेहनत किया, तब गारंटी है कि 45वें साल में बनोगे। नहीं तो बहुत सारे प्रोफेसर हैं, 10,000 दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, झारखंड में भी बहुत होंगे, कौन किसको जान रहा है? खा रहा है, नौकरी कर रहा है, भात खा के सो जा रहा है, किसको जानते हैं? 10 जनरेशन निकलता है जब एकेडमिशियन का, तब एक हिस्टोरियन पैदा होता है। समझ रहे हैं मेरी बात? 10 जनरेशन, तब एक बड़ा हिस्टोरियन पैदा होता है। तो मैं उन बच्चों को, ड्रीम को बड़ा कर रहा हूं। मैं गया था दिल्ली पढ़ने, हिस्ट्री पढ़ता था मैं, तो मुझे कहा गया, मेरे दोस्तों ने, घर वालों ने, सबने कहा कि आईएएस की तैयारी कर लो, हो जाओगे, रिजर्वेशन है और पढ़ने में तेज भी हो। तो हमने कहा यही काम नहीं करूंगा मैं। सब बोला पागल है। हमने, मुझे अच्छा लगता है, हमने एक ही लाइफ है, एक ही जिंदगी, ऐसा काम करूंगा जिसमें जिंदगी भर बोलने की आज़ादी मेरे पास रहे, जिंदगी भर एक्शन की आज़ादी मुझे रहे। उस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन भी नहीं था, क्या सूरज? मैंने कहा मैं एकेडमिशियन बनूंगा, 20 साल तैयारी करूंगा, 25 साल करूंगा, और जो अभी सामने आपको दिख रहा हूं ना, 30 साल लगे हैं इसको बनने में। कितने साल? लेकिन यहां आपको तो इंस्टेंट चाहिए, 2 मिनट्स, नूडल्स, गर्म पानी किया, डाल दिया, एकदम नूडल तैयार है। तो नूडल लाओगे, चाइनीज माल लाओगे तो 2 ही दिन चलेगा ना, फिर है 2 ही दिन चलेगा। 25 साल उसके ड्रीम्स को बड़ा करो। मैं एक बहुत ही महत्वाकांक्षी आदमी हूं, और महत्वाकांक्षा रखना अच्छी बात है। जब ख्वाब ही देखोगे कांस्टेबल बनने का, तो आईपीएस नहीं बनोगे। मैं एक महत्वाकांक्षी, क्या बुराई है महत्वाकांक्षा? आई एम नॉट ए लो प्रोफाइल मैन। मेरी बड़ी महत्वाकांक्षा है, और महत्वाकांक्षा यह है कि जब मरूं तो मरने के बाद जिंदा रहूं, जितना जिंदा, क्योंकि मैं बाबा साहब का बिगड़ा चला कहता हूं अपने आप को। तो बाबा साहब अपने जीवन में जितना चर्चा में नहीं रहे, उनके न होने के बाद ज्यादा चर्चा में। ये महत्वाकांक्षा है। ये क्या हुआ कि पता लगा 70-80 साल के बाद मर गए, 10-20 लोग गया, जला दिया, कहां गया पता ही नहीं लगा है? महत्वाकांक्षा बच्चों को बताइए कि तुम्हें इस देश का राजा बनना है, और राजा बनने के लिए जैसे 12 साल भेजते थे जंगल में ट्रेनिंग करने के लिए, वैसे उसको 45 साल तैयारी कराना होगा। ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज भेजो, शिक्षा शेरनी का दूध है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कहने में मजा आता है। ये पॉलीथीन वाला दूध पियोगे तो कहां से शेर बनोगे? अंग्रेजी पढ़ाइए। अब इसलिए मैं कह रहा हूं, मेरे बच्चे हैं, मैंने पहले कहा है कि एक काम तुम्हें करना है जिंदगी में। बोले क्या? अरे नौकरी नहीं करना है, नौकरी नहीं करना है। अगर अच्छा एजुकेशन दिए हैं तो इसका अच्छा आउटपुट आना चाहिए। गो टू हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, 10 साल पढ़ो, रिसर्च करो, लिखो। अरे हम लोग तो गांव से किसी तरह से निकल गए, हिंदी पढ़ के कैसे पाठशाला से निकल गए। तुम तो अंग्रेजी पढ़ रहे हो बढ़िया, बचपन से गिटार बजा रहे हो, बेस बजा रहे हो, तो जरा जाके हार्वर्ड में, ऑक्सफोर्ड में बजाओ वहां पर। तो पहला मैंने सिखाया है, जो ब्राइट बच्चे हैं उसको मैं मना करता हूं कि नौकरी वोकरी के चक्कर में न रहिए, जहां मन है तो बिजनेस मैनेजमेंट करो, सीखो, कुछ इंडस्ट्री लगाओ, बढ़िया वकील बनो। राम जेठमलानी, प्रशांत भूषण वकील है हमारे समाज में। नहीं, आडंबर पाखंड में जितने हमारे दोस्त यहां बैठे हुए, खासतौर से महिलाएं, जितना कर्मकांड, आडंबर, आलतू फालतू का काम है, उस सबको हटाओ और ज्ञान विज्ञान को अंदर लाओ।
और सुन लो भाई, पिछड़े भाइयों को भी कह रहा हूं, चलते चलते अगर 10-20 बैठे होंगे तो सुन लेंगे। हर समय ओबीसी के आरक्षण, प्रतिनिधित्व, जनगणना के लिए SC ST हमेशा लड़ता रहा है, कभी इसने विरोध नहीं किया। किया है? किया है? बाबा साहब के गुरु कबीर थे, उन पिछड़े समुदाय के थे, उनको कोलंबिया में पढ़ाने वाले बड़ौदा महाराज वही पिछड़े समुदाय के थे। उनके दूसरे गुरु फूले वो भी पिछड़े समुदाय के थे। साहू जी महाराज वही पिछड़े समुदाय के थे। सब आदर्श उन्होंने कहा है डॉक्टर अंबेडकर ने कि अगर मैं फूले का एकमात्र अनुयायी पूरे महाराष्ट्र में मैं ही हूं, उनके चेले चपाटे सब इधर उधर भाग गए, और कोई बोले कि भारत में जो प्रजातंत्र आएगा उनको फूले के मार्ग पे चलना होगा। ये समस्या पिछड़े भाइयों को इसलिए कह रहा हूं कि ये समस्या 1932 में ही खत्म हो गई रहती। जब पृथक निर्वाचन का आया दलितों के लिए, तो पिछड़े समुदाय के नेता लोगों ने कहा कि हमें इसमें भी शामिल कर लो। तो अस्पृश्य नेताओं ने कहा कि नहीं, ये आया है अस्पृश्यता के आधार पर, इसको हमारे लिए रहने दीजिए और अपने लिए आप अलग से मांगिए, हम लोग सपोर्ट करेंगे, हम लोग सपोर्ट करेंगे। नहीं माने पिछड़े वर्ग के नेता, और डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है कि इन पिछड़े वर्ग के नेताओं ने दलितों के पृथक निर्वाचन क्षेत्र का विरोध ब्राह्मणों से ज्यादा आगे बढ़ के किया। लेकिन जब डॉक्टर अंबेडकर को मौका मिला, उन्होंने अपने दिल में कभी कटुता नहीं रखा। जब संविधान बनाने की बारी आई तो उन्होंने सबसे पहले आर्टिकल 340 बनाया, ओबीसी। जब मंत्रिमंडल में ओबीसी कमीशन गठित नहीं हो रहा था, डॉक्टर अंबेडकर ने रिजाइन किया। उसमें 4 कारण थे और 4 कारण में एक कारण था ओबीसी कमीशन का नहीं बनना। एक कारण मतलब 25%। उसके बाद आइए, कांशी राम जी ने कभी ओबीसी रिजर्वेशन का विरोध नहीं किया, बल्कि मंडल कमीशन के लिए पूरे देश भर में आंदोलन किया। मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। रामविलास पासवान लड़े ओबीसी रिजर्वेशन के लिए। और अभी जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में आया मंडल 2, उसमें हम और सूरज जी लड़ने वाले थे, जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में आया। और आज भी जाति जनगणना का कोई दलित और आदिवासी कोई विरोध नहीं कर रहा है। इनफैक्ट पिछड़ों से ज्यादा सड़क पर आके जाति जनगणना का समर्थन कर रहा है, पिछड़े वर्ग के आरक्षण का समर्थन कर रहा है। लेकिन हमें कई इस तरह के एविडेंस आते हैं कई जगह से कि SC ST को तंग करने के लिए ओबीसी से केस करवाया जाता है। अरे भाई, अपना प्रमोशन के लिए मांगो यार, तुम अपना मांगो ना। हम लोग तो पीछे से धक्का देने के लिए है ही, नहीं पीछे आगे जा सकते हो तो आगे हम ही लोग जाते हैं, तुम पीछे खड़ा रहो। लेकिन ये जो साजिश है कि पिछड़े वर्ग को SC ST से भिड़वाओ, अगर ये साजिश आपको अगर नहीं समझ में आ रही है और आप भिड़ जा रहे हैं, तो इसका मतलब वाकई आपको सीरियस इलाज की जरूरत है। आरक्षण, जाति से आरक्षण भी लो और जाति का मजा भी लो, दोनों काम नहीं चलेगा। जाति का आरक्षण भी लो और विरोध भी करो दूसरे का, मजा भी लो आरक्षण भी लो, दोनों तो थोड़ा ही चलेगा। डॉक्टर अंबेडकर ने मराठा मंदिर मैगजीन को एक संदेश भेजा था। उन्होंने कहा था कि 2 ही ऑप्शन है आपके पास पिछड़े वर्ग के लिए, कि या तो जाके अपर कास्ट में शामिल हो जाओ या फिर अस्पृश्यों के साथ आ जाओ, क्लियर कट। अगर ये क्लियरिटी आज तक हो गई रहती तो 85% और 54% जनसंख्या दिखा रहे हैं, एक क्लैरिटी हो गई रहती खाली, और आडंबर और पाखंड से आप बाहर निकल आए रहते, तो अब क्या जनसंख्या के अनुपात में रिजर्वेशन लग गया रहता, कोई रोक नहीं पाता। लेकिन ये क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि जाति का दंश जो दलित झेला है वो आपने नहीं झेला उस तरह से। ये यथार्थ है ना, अनटचेबिलिटी नहीं झेला है। तो इसलिए जो भी साथी इस तरह के साजिश में आ रहे हैं कि SC ST के खिलाफ कोई चढ़ा देगा कोई बढ़ा देगा तो आप कोर्ट चले जाते हैं,
एक जगह एविडेंस नहीं है, कई जगह कह रहा है। तो एक तो जो है, अरे दलित तो एक मिडिल क्लास, एक दलित लिटरेचर डेवलप कर लिया है। आप अपना कुआं खुद ही खोद रहे हैं, इसलिए सिर्फ चेतावनी दे रहा हूं, आगाह कर रहा हूं कि अपना कुआं खुद मत खोदो। चलते चलते इस ट्रेड यूनियन प्रोग्राम में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, उनकी आलोचना हुई थी कि आप वर्कर के यूनियन को आप बांट रहे हैं, वर्किंग क्लास को, और वामपंथियों से ज्यादा आलोचना आई थी। तो नटशेल में कह दे रहा हूं, उन्होंने कहा था कि वामपंथी पूंजीवाद के खिलाफ है और हम पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद दोनों के खिलाफ हैं। ये हमारे दो शत्रु हैं, पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद। जो लोग सिर्फ पूंजीवाद का खात्मा करना चाहते हैं, वो ब्राह्मणवाद को जिंदा रखना चाहते हैं। समझ रहे हैं? आज के लिए इतना ही। अगली बार आऊंगा तो सेशन 2 रखना, तबीयत से 1.5 घंटे का 2 सेशन होगा, इस पर चर्चा होगी। अब मूड बना के आना, पूरा कागज कलम लेके आना, जो मार्के की बात लगे उसको नोट कर लेना है। और बच्चों के साथ आइए, जो 11, 12 सबके साथ आइए जरा, क्योंकि 12th के बाद तो मेरे से ही मिलेगा कॉलेज में, तो पहले से जान पहचान रहेगी तो अच्छा रहेगा। उनको लेकर आइए। यहाँ पे 2 प्रोफेसर और हैं आपके रांची के, इनको बुलाइए, दिन भर का एकेडमिक सेशन रखिए। एटम बम जो है ना, जाके खुले मैदान में नहीं बनता, लैब में बनता है।